Yes, hello friends. This is Jyoti Shukla. Welcome again in UPSC EPFO टेस्ट सीरीज। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर किया था और उसमें हमने टॉप 60 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। तो टोटल जो है 120 क्वेश्चन होते हैं। आप सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम में तो हमने 60 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे एक टेस्ट सीरीज़ के। बाकी जो 60 क्वेश्चन बचे थे उसको हम इस सीरीज़ में इस क्लास में जो है वो देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है IR, इट मीन्स इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा है रूरल लिटरेसी डेवलपमेंट एंड थर्ड वन इज रूरल रेलवे एंड थर्ड वन इज एडवांस कम्युनिकेशन लिंक फॉर रूरल पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP जो है वो प्रोग्राम जो है वो लाया गया था। कब लाया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1980 में लाया गया था। अगर पूछा जाए कि छठवीं पंचवर्षीय योजना का टेन्योर क्या था, तो ये था 1980 से लेकर के 85 तक। पंचवर्षीय योजना के बारे में बेसिकली आप सबको पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, तो कृषि पर ज़्यादा फोकस किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की जब बात करते हैं तो उसमें उद्योग को ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगभग सारे ही जो है इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना उन सब की थीम्स या फिर उनमें क्या कुछ नया लाया गया था उसको आप बेसिकली ध्यान रखेंगे। तो ये छठवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP प्रोग्राम लाया गया था। कब लाया गया था? 2 अक्टूबर 1980 को। नेक्स्ट आ जाते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उप सूचकांक नहीं है। तो बेसिकली आप अगर देखो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है वो 10 चीज़ें दी गई हैं। इट मीन्स 10 मानक जो है दिए गए हैं। उन 10 मानक में से आपको ये बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये नहीं है। करों का जो है करों का भुगतान करना ये है। संपत्ति का पंजीकरण भी है और निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना ये भी सही है। तो जो ऑप्शन गलत है वही आपका सही हो जाएगा। इट मीन्स ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 63 नंबर पे आते हैं FY21 GDP ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन द ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे 2020। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इस साल का क्वेश्चन ना पूछ करके बल्कि 1-2 साल पुराना क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है, तो हमें उन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो अगर हम 2020 में जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो GDP ग्रोथ बताया गया था, जो अनुमान लगाया गया था, ठीक है, जो एक्चुअल में था वो नहीं, जो अनुमान लगाया गया था वो गया था 6 से लेकर के 6.5%। लेकिन अगर इस समय अगर पूछा जाए कि 2022-23 के लिए जो ग्रोथ का अनुमान लगाया गया वो कितना है, तो वो 7% जो है वो अनुमान लगाया गया है। बेसिकली ये सोर्स मैंने अगर ये बोला जाए कि 2023-24 के लिए क्या अनुमान लगाया गया है, तो वो आपका लगाया गया है करीब 6 से लेकर के 6.8% तक। ठीक है, तो 6 से लेकर के 6.8% तक हो सकेगा। अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो पिक्चर लगाने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज आप PIB जो है आप अगर PIB वगैरह फॉलो करते होंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो एक ही पेज में पूरा समराइज करके बना करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक सर्वे हैज़ प्रोजेक्टेड हाउ मच परसेंटेज ग्रोथ इन FY21 इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 2020 में, ठीक है, ये भी 2020 का पूछा गया है, तो 2020 में क्या अनुमान जो है वो फीसदी ग्रोथ का अनुमान क्या लगाया गया था। तो उस समय जो ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था वो लगाया गया था 2.8%। एक बार इसको देख लेना। ठीक है, अगर आप एक मिनट मैं ना थोड़ा सा इसको कंफर्म करके आपको बताती हूँ। मैंने PIB का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वैसे मैं लगाने की कोशिश करूँगी यहाँ पर इस वीडियो में। अगर नहीं भी लग पाए तो कोई बात नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। मैं एक बार देख करके आपको कंफर्म कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर में जो 2020-21 के लिए था वो 3.3% था। ठीक है, और 2021-22 के लिए जो अनुमान लगाया गया था दैट वॉज 3%। एंड 2022-23 के लिए जो अभी था वो 3.5%। अच्छा, अगर आप PIB के सोर्स को देखोगे ना तो वहाँ पर जो है हैशटैग मार्क है। ठीक है, हैशटैग या स्टार मार्क्स आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो ना एकदम एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो बहुत कम ही चांसेस हैं कि ऐसा पूछा जाए डेटा जो है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता रहता है। और इस बार के उसमें जो बजट है और जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी एकदम एग्जैक्ट नहीं, उसमें स्टार और हैश मार्क करके लिखा हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अच्छा, बेसिकली अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है वो C दिया हुआ है। ये अनुमान लगाया गया था लेकिन ये था नहीं। ठीक है,
एक्चुअल में ये नहीं था, क्योंकि अनुमान जो है वो पहले 1 साल पहले ही लगा लिया जाता है। अब आने वाले साल में क्या रहने वाला है, आने वाले समय में जैसे कि कोविड आ गया था, तो कोविड के पहले काफ़ी अच्छा खासा अनुमान लगाया गया था, लेकिन कोविड आ गया तो काफ़ी सारा कुछ खराब हो गया, ठीक है। तो अनुमान जो है वो लगाया जाता है, बट वो उतना हो पाता है कि नहीं, ये कंफर्म नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं किसान रेल, ठीक है। क्या दिया है, किस प्रकार के माल के परिवहन के लिए पीपीपी पर भारतीय रेल द्वारा किसान रेल की स्थापना की गई। तो ये खराब होने वाले सामान के लिए जो है ये लाया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2021 में किसानों को सोलर पैनल। तो देखो यहाँ भी 2020-21 का पूछा गया है, कितने जो है पंप सेट दिए जाएंगे, तो ये 20 लाख था उस समय के डेटा के अनुसार। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर पर कितना रहने का अनुमान लगाया। ये बेसिकली देखो ना, ये जो मैंने जहाँ से टेस्ट सीरीज उठाया है, ये टेस्ट सीरीज का 2020 का ही क्वेश्चन इसमें जो है डाला हुआ है मैक्सिमम। तो ये जो 2020 के अनुसार जो दिया था, उसमें वो दिया था इसका ए ऑप्शन, यानी कि 4.8%, ठीक है। लेकिन 2020 के अनुसार, लेकिन अगर इस समय पूछा जाए इस साल जो है वो क्या अनुमान लगाया आईएमएफ ने, तो इस बार बहुत ही ज़्यादा इंडिया का बताया है कि इस बार जो है सारी इकोनॉमी जो है वो खराब होने वाली है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा, और वो 15% जो है वो बताया है। तो आईएमएफ ने बताया है, ये हमारे कंट्री ने नहीं बताया है, तो ये आईएमएफ के अनुसार है, ठीक है। अगर आप सर्च भी करना चाहो तो आप सर्च करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आईएमएफ ने इस बार क्या इंडिया के लिए जो है वो ग्रोथ रेट बताया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है। तो ये जो है मिहिर शाह समिति जो है वो बनाया गया था। ये भी हाल का नहीं है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि ये थोड़ा सा पुराना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर लेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2019 के बीच भारत में एफडीआई अंतर्वाह इनफ्लो वित्तीय वर्ष 2018-19 की अप्रैल सितंबर 2018 की तुलना में 15% बढ़कर कितना हो गया है। तो ये जो है ना 15% से बढ़ करके काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इनमें से कोई भी डेटा जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 70 नंबर में, कनाडा के सबसे बड़े पेंशन फंड ने एनआईएफ मास्टर फंड में कितने मिलियन डॉलर के निवेश हेतु सहमति को व्यक्त किया है। तो यहाँ पे 300, 400, 500, तो इनमें भी कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो है वो 600 होगा। ये मैं क्रॉस कर रही हूँ, क्योंकि 600 जो है वो मिलियन डॉलर जो है वो कहा गया, तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी लैंगिक विश्व यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान। देखो ये फिर से 2019 का डेटा दिया हुआ है, तो आपको 2019 का नहीं बल्कि 2022 का डेटा जो है वो याद रखना है। 2019 में 112वां था, लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो इस बार अगर हम ग्लोबल जेंडर तो 135 है, ठीक है। 135 2022 के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो ये 135 है इंडिया का रैंकिंग, ठीक है। अच्छा, कितने कंट्रीज में, तो 146 कंट्री में, तो 146 कंट्री का डेटा जो है वो निकाला गया था, उसमें 135 है इंडिया का रैंक, तो बहुत ही खराब जो है वो इंडिया की रैंकिंग है। अच्छा, अगर पहले स्थान पर बोला जाए, पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पे आइसलैंड है, और अगर अंतिम स्थान इट मीन्स 146वें स्थान की बात करें तो उसमें जो है वो अफगानिस्तान है, ठीक है। तो वो आप याद रखेंगे। ऐसे बहुत सारी रैंकिंग जो है वो निकाली जाती हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी आप थोड़ा सा देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये कानपुर में जो है वो आयोजित हुई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक डायस्पोरा वाला देश कौन सा है, तो ये है भारत, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा सही कथन का चुनाव कीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र NHSRC को WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा। दूसरा है, इसकी घोषणा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की थी, ये गलत है, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है NHRC द्वारा स्टेबलाइज्ड, क्या कह रहा है, NHRC वॉज स्टेबलाइज इन 2006 एंड फोर्थ ऑप्शन है, यह राज्य को नीति निर्माण रणनीति विकास में सहायता प्रदान करती है। अच्छा, अगर आपको सपोज आपको नहीं पता है तो दूसरा ऑप्शन काटो, देखो आता है आंसर इसका आ रहा है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन को हम एक बार काटते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा ऑप्शन कट गया, ये दूसरा ऑप्शन कट गया, उपरोक्त सभी भी नहीं हुआ। देखो बी ऑप्शन अपने आप जो है वो आ गया। हाँ, एलिमिनेशन टेक्निक में भी जो है एलिमिनेट कर दे यूपीएससी, क्योंकि इस बार के यूपीएससी एग्जाम में देखने को मिला कि एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं कर रहा था। तो अब पर ये है कि जो है यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम तो थोड़ा इजी आना चाहिए, मे बी यहाँ पर जो है फैक्ट्स ज़्यादा पूछ लें, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको ना थोड़ी तैयारी अच्छी करके जानी है, और
ठीक है, कुछ भी पूछे, लेकिन अगर तैयारी रहेगी तो हम मे बी कट ऑफ तक तो पहुंच ही सकते हैं। नेक्स्ट है 6 नवंबर 2019 को कैबिनेट ने रियल एस्टेट सेक्टर को पुनर्जीवित करने तथा रुकी हुई आवासीय परियोजना को वित्त पोषण प्रदान करने हेतु राशि के विशेष फंड की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। तो ये देखो, ये भी करंट का क्वेश्चन रहा था उस समय 2019 का, पर अगर इस समय के हिसाब से पूछा जाए तो इस समय तो आपको नहीं ही पता होगा, क्योंकि ये उस समय का क्वेश्चन है। तो उस समय के अकॉर्डिंग जो है वो सी ऑप्शन जो है वो इसका सही था। इट मीन्स कि 25,000 करोड़ रुपए था। 76 है 30 दिसंबर, तो हाँ ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर इसमें 30 दिसंबर 2019 के वन रिपोर्ट की स्थिति के बारे में पूछा है, लेकिन आपको 2021 के रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो हर 2 साल में जो है वो आती है। ठीक है, 19 के बाद 21 में आया, अब 21 के बाद 23 में आएगा, जो कि रिलीज होता है डेटा 1 साल के बाद। मतलब ये देख रहे हो 2021 में ये नया रिपोर्ट जो है वो अभी फिलहाल जो अभी चल रहा है वो 2021 वाला रिपोर्ट को हम फॉलो करेंगे। तो 2021 का रिपोर्ट 2022 में है, अब 23 वाला रिपोर्ट जो है वो 24 में आएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि वन आवरण की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। देखो हिंदी में देखो, हिंदी और इंग्लिश में देखोगे तो डिफर है आंसर। क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप फॉरेस्ट कवर इंक्रीज। कवर इंक्रीज देख रहे हो क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, कवर इंक्रीज, किस स्टेट में ज़्यादा जो है वो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर हिंदी के अनुसार देखोगे तो ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर, तो इसके अनुसार तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन इंक्रीज के अनुसार देखेंगे तो 2019 में जो था वो कर्नाटक था। ठीक है, 2019 के अनुसार कर्नाटक ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया था। लेकिन अगर 2021 के अनुसार हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश जो होगा, आंध्र प्रदेश में जो है 647 जो है वो वृद्धि करी गई है वर्ग किलोमीटर की। वहीं पर दूसरे नंबर पर तेलंगाना है और तीसरे नंबर पर उड़ीसा है। तो ये आप ध्यान रखना कि पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर कौन है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एरिया के अनुसार, यानी सबसे ज़्यादा एरिया में कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तब वो एमपी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज के अनुसार पूछेंगे तो परसेंटेज के अनुसार भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारे डेटा तो थोड़ा सा आप ध्यान में रख करके चलेंगे। नेक्स्ट है, यदि एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय बनाई गई ख्याति को अपलिखित करना हो तो शेष साझेदारों के पूंजी खातों को डेबिट किया जाएगा। तो नए लाभ विभाजन अनुपात या पूंजी अनुपात या पुराने लाभ विभाजन अनुपात या त्याग अनुपात। तो यहाँ पर पुराने लाभ विभाजन अनुपात जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है लाभ खाते के पक्ष में, लाभ खाते के जमा पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के में, दायित्व के पक्ष में, या आर्थिक चिट्ठे के दायित्व के पक्ष में। एक बार इसको देखने की कोशिश करो और क्या आंसर हो सकता है इसको बताना मुझे। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा, यानी कि लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 79 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ, यदि एक व्यक्ति 50,000 रुपये नगद और 50 रुपये के माल तथा 1 लाख रुपए की स्थायी संपत्ति के साथ व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उसकी पूंजी होगी। तो उसकी पूंजी 50,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख यानी कि 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कच्चे माल का मूल्यांकन किसके अनुसार करते हैं। तो कॉस्ट के अनुसार जो है कच्चे माल का मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, हेनरी फयाल ने निम्नलिखित सिद्धांत का प्रतिपादित नहीं किया। देखो हेनरी फयाल ने जो है इन्होंने 14 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। तो अपवाद का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सिद्धांत जो है वो हैं। एक प्रबंधक को सीमित संख्या में व्यक्तियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करना चाहिए, यह सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत जो है प्रबंध का सिद्धांत है। देखो प्रबंधन बोल रहा है तो प्रबंधन जो है वो प्रबंध सिद्धांत से, यानी प्रबंध के विस्तार का जो है वो सिद्धांत है। नेक्स्ट है, टी समूह प्रशिक्षण निम्न रूप में से भी माना जाता है। तो भूमिका निर्वाह, इट मीन्स रोल प्लेइंग ट्रेनिंग या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग या फिर पोजीशन रिलेशन ट्रेनिंग या कमेटी असाइनमेंट। इसको देखना एक बार। ठीक है, तो ये 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, एक बार मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लूँ। ये अभी आपका चल रहा था 78 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 79 हो गया, 80 हो गया, 81 हो गया, 82 हो गया। ठीक है, ये 83 नंबर क्वेश्चन है, राइट। ये 83 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, रोल प्लेइंग ट्रेनिंग। थोड़ा सा देखो, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा एक बार अच्छे से देखने की कोशिश करना, इनमें थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेब्टर्स ओनली, क्रेडिटर्स ओनली, डेब्टर्स एंड क्रेडिटर बोथ, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो है वो सी हो जाएगा, इट मीन्स दोनों ही हो जाएंगे। 85 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि
assertion and reason, ठीक है. Social responsibility of business is an idea that cannot be put into practice by the most of the business. सही है बिल्कुल. और there are no norms to measure the context of responsibility towards each segment of the society. ये भी सही है, ठीक है. अब आप देखो दोनों तो सही है. क्या स्पष्टीकरण भी है? तो बिल्कुल दोनों स्पष्टीकरण भी हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा आपका, ठीक है. तो ये रहा 85 का ए हो गया. 86 में आते हैं, किसी वस्तु की एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली जाती है उसे कहते हैं, तो इसे जो है वो बोलते हैं डबल इंश्योरेंस, ठीक है. नेक्स्ट आता है बीमाकर्ता वह है जिसने अपनी वस्तुओं तथा जीवन को बीमा कराया हो, बीमे के दावे को प्राप्त करने के लिए कानूनी अदालत के बाद प्रस्तुत किया हो, या फिर तीसरा ऑप्शन जो है वो बीमे की वस्तु सामग्री को नष्ट होने पर उनकी क्षतिपूर्ति का वादा किया हो, और चौथा है एक व्यक्ति की बीमा पॉलिसी लेने में मदद की है, ठीक है. तो ये आप बताएंगे कि 87 नंबर में क्या हो जाएगा. तो 87 का जो आंसर होगा वो 87 का सी हो जाएगा, ठीक है. थोड़ा बीमा वगैरह से भी हमें मालूम होना चाहिए. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब डायनामिक एनालिसिस या एवरेज एनालिसिस या ट्रेंड. तो ट्रेंड एनालिसिस. हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, मतलब एक ही चीज़ जो है वो फॉलो कर रहा है, राइट. जैसे सपोज हम कर रहे हैं कि कोई ग्रोथ रेट है 8.4 है और वही बना हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, यही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यही ट्रेंड है. ओके, नेक्स्ट आते हैं टर्न ओवर रेशियो हेल्प मैनेजमेंट इन. तो टर्न ओवर जो है वो किस में जो है वो जो है हेल्प करता है, तो मैनेजिंग में करता है, सही बात है. इवोल्यूशन में भी करता है, प्लानिंग फाइनेंस में भी करता है. ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा. डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर. तो स्टॉक टर्नओवर किससे संबंधित है, इसको आपको बताना है, ठीक है. तो इसका जो हो जाएगा वो एक्टिविटी रेशियो हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमेशन इज तो प्रॉफिट मैक्सिमेशन जो है वो क्या है, इसको बताना है. तो पहला ऑप्शन है यह आर्थिक दक्षता का सूचक है, व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य है, तीसरा है व्यापार निर्णय की सफलता का मापन है, या चौथा है कि सभी, ठीक है. तो इसको भी एक बार देखने की कोशिश करना और मुझे बताना. ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे के सारे सही हैं. नेक्स्ट है ख्याति को दिखाया जाता है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी ऑफ साइड बैलेंस शीट, या फिर डेब्ट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फोर्थ इज डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है. तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सही है. तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए. देखो यहाँ पर AS1 है, ठीक है. AS1 एक लिस्ट है और दूसरी लिस्ट है, इसको मैच करना है. AS1 जो है वो कहाँ पर मैच हो जाएगा, इसके सामने देखो दिया है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो ये तो नहीं है इसके सामने. और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी नहीं होगा. AS2 के बारे में भी दिया हुआ है, इसको भी देख लेना है आपको एक बार से. एक बार मैं दिखा देती हूँ सारे. AS3 में दिया है इसके सामने रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और AS9 जो है वो डिस्क्लोजर अकाउंट पॉलिसी. तो इसको एक बार मैच करने की कोशिश करना. तो जो पहला था उसको आप मैच करेंगे AS1 को आप जो मैच करेंगे चौथे में. AS1 जो है वो डिस्क्लोजर अकाउंट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ठीक है. तो A का 4 जो है पहला जो है वो सही हो जाएगा. अच्छा, A का 4 अगर आपने कर लिया ना तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए, ठीक है. दूसरा भी आपको थोड़ा सा देखना होगा. जो दूसरा है AS2 जो है वो पहले में हो जाएगा. इट मीन्स वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और दूसरे का पहला अगर आपने कर लिया तो आपका जो है वो नहीं, अभी भी नहीं होगा एलिमिनेट, ठीक है. ये देखो दोनों ही मैच कर रहे हैं. तीसरा भी आपको पता होना चाहिए AS3, ठीक है. AS3 जो आपका हो जाएगा, ठीक है, वो दूसरा हो जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस वाले में आपको मैच करना होगा. तो इसलिए आपका आंसर जो है वो A जो है वो निकल कर आएगा. नेक्स्ट आते हैं खातों में दर्ज नहीं होता. क्या नहीं दर्ज होता प्रॉफिट एंड लॉस, लायबिलिटी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो होते हैं वो दर्ज नहीं होते हैं. नेक्स्ट आते हैं कारखाना अधिनियम 1938 नियोक्ता पर उसके कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व लागू करता है. तो स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, उपरोक्त सभी. तो देखिए और बताइए कि क्या होगा, ठीक है. आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, क्योंकि सारी ही चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं, देखी जाती हैं. तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा. श्रमिक विवेकीकरण का विरोध करते हैं, पूंजी के आधिपत्य यानी कि ऑफ डोमिनेंस ऑफ कैपिटल, ऑफ लॉकआउट, ऑफ रीट्रेंचमेंट, और डी ऑप्शन दे विल हैव टू वर्क मोर. तो क्या हो जाएगा, एक बार देखने की कोशिश करना. सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है. इट मीन्स छटनी के कारण, ठीक है. श्रमिक विवेकीकरण का विरोध करते हैं, ठीक है. तो अगर छटनी का कारण है तो वो विरोध तो करेंगे, ठीक है, वो ध्यान रखना. नेक्स्ट है द हाइजीन थियरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय. तो ये
जो है हाइजीन थियरी अभिप्रेरणा के आरोग्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एक बार इसको देखना और बताना मुझे कि किसने किया था। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी हर्ज़बर्ग ने किया था। किसने किया था? हर्ज़बर्ग ने किया था। आगे चलते हैं हम। 98 नंबर में है, संभाव्य दायित्व निम्नलिखित के अवधारणा के कारण दिखाया जाता है। तो एक बार चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए कि क्या है आंसर। तो पहला है फुल डिस्क्लोजरनेस, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, इट मीन्स महत्वपूर्णता, और तीसरा है डुअल एस्पेक्ट्स यानी द्विपथनीयता। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पेटेंट का अधिकार खाता है व्यक्तिगत, रियल, नॉमिनल या अलग दिए वो। तो ये जो है ये रियल हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आ जाते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पर। और एक ऋण पत्र धारक को मिलता है, एक जो डिबेंचर होल्डर होता है ना उसको क्या मिलता है? देखो डिबेंचर होल्डर इट मीन्स डिवाइडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ओनरशिप ऑफ कंपनी या इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट। तो इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट मिलता है, ठीक है। जब आपने कोई बॉन्ड ले लिया, जैसे आपने एफडी करा लिया ना, एफडी करा लिया तो आपको एक फिक्स्ड रेट ही मिलता है। अगर आपने 6%, 7% जो भी है, अगर आपने जिस समय पर लिखा है, आपको लिखा हुआ मिला है, वही आपको मिलेगा, उसमें कुछ भी बढ़ेगा नहीं ना तो घटेगा, कितना ही इन्फ्लेशन हाई हो जाए या कितना ही इन्फ्लेशन कम हो जाए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सभी कर्मचारी कर्मकार हैं, नहीं गलत है। सभी कर्मचारी कर्मकार नहीं है, सही है। सभी कर्मकार कर्मचारी हैं, सही है। एंड चौथा है प्रबंधी, सभी प्रबंधी स्टाफ कर्मकार हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 और 2 एंड 3 जहाँ पर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया मेंबर है आईएलओ का, कैसा मेंबर है? तो ये फाउंडिंग मेंबर है, पता है इंडिया। अच्छा, आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो जिनेवा में है, ठीक है, वो ध्यान रखना। आईएलओ का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। तो इंडिया जो है वो संस्थापक सदस्य है आईएलओ का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हु अमंग द फॉलोइंग, निम्न में से किसने केंद्रीय विधायी सभा में यह सिफारिश करते हुए वर्ष 1921 में एक संकल्प प्रस्तावित किया कि सरकार ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण एवं सुरक्षा के लिए तक विधेयक प्रस्तावित करेगी? तो बीपी वाडिया, एमएन जोशी, एनएम लोखंडे या वीवी गिरी? तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर मुझे आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ है और टेस्ट सीरीज़ में आप देखो कि कितना आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रीड दी असर्शन एंड रीजन। तो पहला दिया हुआ है औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत समझौता अधिकारी को तब कोई अधिकार नहीं होता जब न तो कोई औद्योगिक विवाद मौजूद हो और न ही उसकी आशंका हो। दूसरा है समझौता अधिकारी केवल उन औद्योगिक विवादों की जांच करता है जो मौजूद है या जिनकी आशंका है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखो और कोशिश करो बताने की कि क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, यहाँ पर जो है स्पष्टीकरण नहीं मांगा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का नहीं है? तो न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण करना, न्यूनतम मजदूरी में संशोधन और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना, ए और बी प्रशिक्षुओं का न्यूनतम मजदूरी नियमित करना। तो बताइए क्या होगा? इसका भी आंसर जो है वो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 106 नंबर पर, किसी वस्तु को 3360 से बेचने पर 12% लाभ, देखो यहाँ पर मैथ आ गया, 12% लाभ प्राप्त होता है। यदि केवल 8% का लाभ प्राप्त किया जाना हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले तो इसका निकाल लो, ठीक है, कि क्या लाभ मिल रहा है, 10% पर, 12% पर क्या मिल रहा है और 8% पर क्या लाभ मिल रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस कर दो, ठीक है। होप आप कर लोगे। वैसे मैं इसका सोल्यूशन दिखाने की कोशिश करती हूँ 106 नंबर का, ठीक है, ये आप देख सकते हो। एक मिनट, ठीक है, 106 नंबर का यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसका मैं आंसर बता दे रही हूँ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सी आंसर जो है वो आ जाएगा। 107 में आते हैं, एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर 25,515 में खरीदता है तो जनवरी में उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, ठीक है। तो इसको आप, इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो 107 नंबर में। एक मिनट में दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। ये आप मान लोगे कि वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है वो x है, छूट प्राप्त होता है, इट मीन्स की जो है क्या दिया हुआ है कि एक महीने में 4 बार ना, तो ये हो जाएगा एक साल में 4 बार, तो ये 12 डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे आप, 3 टाइम्स हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं 10% की छूट, 10% की छूट मतलब अगर 100 है तो 10% की अगर छूट हो गई तो कितना हो जाएगा 90। तो ये आप क्या कर दोगे x इंटू 90, क्योंकि ये 3 साल है,
तीन बार में दे रहा है, सॉरी 3 बार में दे रहा है, तो क्या कर दोगे आप, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे, x इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 इक्वल कितना आ रहा था 25,515, अगर क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा हो तो। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो फाइनली आ जाएगा वो आ जाएगा 35,000। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 35,000 आएगी। ठीक है, 100 आपने इधर देख लिया 107 नंबर। 108 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है 32 सेंटीमीटर, तो अब बाकी दो जो साइड है उनका तो पता नहीं है, तो मान लो कि जो इनकी वो जो समांतर सम यानी कि दो जो भुजाएं हैं वो x हैं। x अगर आप लेट कर लोगे तो x 6x अगर जो है 6/5 गुना है तो 6x/5 हो जाएगा। देखिए इसका भी आंसर दिखाने की मैं कोशिश करती हूँ 108 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन का वैसे आप पास करके पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा मान लिया कि x है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है कि सभी साइड को ऐड कर दें, तो x प्लस 6x/5 इक्वल 32। ठीक है, ये परिमाप दिया हुआ था, तीनों साइड को हमने ऐड कर लिया। अब देखो इनको सॉल्व कर लेंगे तो x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 6x/5 वैसे ही 32। अब ये 5 2 जा 10x हो जाएगा प्लस 6x, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 32 इंटू 5, ये 10 प्लस 6 हो जाएगा 16x इक्वल 160। x की वैल्यू जो है वो 16 10 जा 160 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, अब जो एक भुजा था वो था 6x/5 ना, तो 6x/5 x की वैल्यू थी 10, तो 6 इंटू 10 इंटू डिवाइडेड बाई 5 2 जा आपने क्या कर दिया 10, 5 2 जा 10 होता है, बचा क्या 6 2 जा 12। यानी कि अगर ये त्रिभुज आप बनाओ तो इसमें जो BC की वैल्यू ये वाली जो साइड निकल करके आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर का, बाकी ये 10 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, यानी कि दो भुजाएं जो है वो समान है, तीसरी भुजा जो है वो भिन्न है। अब अगर BD की वैल्यू निकालो, इट मीन्स इसके आधे पार्ट की निकालोगे तो आधा हो जाएगा, 12 का आधा क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें ये तो सिर्फ निकालना नहीं है, अब हमें भुजाएं हमें क्या क्या मिल गई 10 मिल गया, 10 10 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अगर हमें AD की वैल्यू निकालनी है, ये AD की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, अगर आप इसको देखो तो AD की वैल्यू अगर हमें हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, यानी इसकी जो हाइट आ जाएगी वो 8 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 12 इंटू 8 आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 6 जा 12, 6 आ गया, 6 8 जा 48, ये आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 108 नंबर का जो है 48 सेंटीमीटर जो है वो आपका सही आंसर है। तो ये आपका 108 का ये आपका C नंबर हो गया सही। 109 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। क्रमशः 16.4 सेंटीमीटर और 17.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले दो लंब वृत्तीय शंकु जिसकी आधार 8.4 सेंटीमीटर है, दोनों शंकुओं को पिघलाया जाता है और एक गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ना शंकु और गोला दोनों दिया है। अब शंकु और गोला का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शंकु और गोले के आयतन का फार्मूला भी पता होना चाहिए। शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वहीं पर जब गोले की हम बात करते हैं तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको भी दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये आप देख लो ये। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है त्रिज्या 8.4, तो ये एक दूसरा हो गया आपका, इट मीन्स एक हमने 8.4 मान लिया, हाइट जो है वो 16.4 और ये 17.2 अलग अलग दिया हुआ था। ठीक है, अब शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन हम कर लेंगे। फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो r1 स्क्वायर h1 ये दो है तो दोनों आप ऐड कर लोगे यानी 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से आप सारे वैल्यू को पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो r की वैल्यू आ जाएगी 8.4। अब व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है। ठीक है, तो 2r कर दोगे 2 इंटू 8.4 यानी 6.8 जो है वो सेंटीमीटर जो है वो आंसर हो जाएगा। यानी कि 109 नंबर का 109 का आंसर होगा ये आपका 109 का आंसर आपका हो जाएगा 16.8। तो यहाँ पर देख लो, हम टिक भी कर लेते हैं ये आप। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो गया 8.4 8.6 8.4 कितना आया था आंसर, कितना आ गया था इसका, आ गया था 16.8 राइट, 16.8। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा D नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 109 नंबर क्वेश्चन हो गया। 110 पर आते हैं। तो दिया हुआ है एक शहर की जनसंख्या
प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या 18,000 क्या है 1,85,220 है। 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो देखो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मैं फिर से दिखा दे रही हूँ। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या मान लो कि x थी, ठीक है। अब 5% बढ़ रही है, मतलब 105 हो जाएगा। 105/100 3 वर्ष ना, तो 3 बार आप मल्टीप्लाई कर लोगे इक्वल ये आपका 1,85,220। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी सीधी सीधी आ जाएगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो 110 का आपका ये आ गया c, 110 का c, तो आप यहाँ पर टिक कर लोगे। 110 का c हो गया। 111 में आ जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है। इसे 2 वर्ष के लिए 6.25 की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। तो आपको पहले तो 4% की दर से निकालनी है 5,000 रुपये का, फिर जो है आपको 2 वर्ष का निकालना है, जो कि रेट दिया हुआ है 6.25%। तो ये भी एक बेसिक ही क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसका भी सोल्यूशन एक बार से। यहाँ पर आप देख सकते हो फार्मूला वही SI = PRT/100, यानी मूलधन गुणित दर गुणित समय। यहाँ पर आप निकालेंगे तो 5,000 × 4 × 2, क्योंकि 2 वर्ष ईयर दिया हुआ है। ये R जो है वो जो है रेट हो गया, और 2 जो है वो टाइम हो गया। इसको सॉल्व किया आपने तो आ गया 400। अब 2 वर्ष का था 400 ना, और 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब दूसरा कितना दिया हुआ था? दूसरा रेट जो दिया हुआ था वो 6.25% दिया हुआ था, और टाइम जो दिया था वो 2 वर्ष का दिया था। तो इसको भी निकाल लो SI = PRT/100 से। अब इसका भी जब आप निकाल लोगे तो आ जाएगा 625। अब 1 वर्ष का जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 312। अब ये दोनों का हो गया ना ब्याज। अब इसका जब हम लाभ निकालने की कोशिश करेंगे तो यही 312 में से वो 200 जो है माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 112.50। तो इसका आंसर जो है 111 का जो है वो बी हो जाएगा। 111 का टिक कर देते हैं। 111 का आपका बी नंबर, यानी 112.50 जो है वो आंसर है। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर और 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी एक बार मैं इसका सोल्यूशन दिखा दे रही हूँ 112 का, ठीक है। ये आप कुछ इस तरीके से त्रिभुज बना लोगे। त्रिभुज के अंदर आपका ये हो गया सर्कल, ठीक है। अब ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एंगल OABC का क्षेत्रफल प्लस OAC का क्षेत्रफल प्लस OAB का क्षेत्रफल लिख लेंगे। अब इसके वैल्यूज़ को रखोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो है 112 का जो है A आएगा। इसको आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्टली R × S हम कर सकते हैं, यानी 3.5 × 28/2। इसको आप सॉल्व करोगे तब भी 49 ही आएगा, ठीक है। तो आपको जो मेथड सही लगे वो मेथड आप यहाँ पर लगा सकते हो। 112 का A जो है वो टिक कर लोगे। 112 का A नंबर ऑप्शन जो है वो टिक कर लेंगे हम, 112 का A। 113 में आ जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस टर्मिनल से निकलती हैं। विपरीत दिशा से टर्मिनल की ओर आने वाला एक आदमी 8 मिनट के अंतराल पर बस को पा लेता है, इसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको भी हम एक बार सोल्यूशन दिखाने की कोशिश करते हैं। 113 नंबर में आप अगर आ जाओ तो यहाँ पर देखो, तो हमें चाल नहीं पता है, तो चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। अब दूरी बराबर अगर हम निकालें तो हमारा जो दूरी का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड दिया है 20 किलोमीटर/आवर, तो आप ये ठीक है दूरी निकालना है ना, तो हाँ स्पीड आपका हो गया स्पीड 20 × 10/60। अब यहाँ पर आप अगर कैंसिल करो तो ये आपका 20 × 20, 23 × 60, यानी आपका हो गया 10/3। अब सापेक्ष चाल बराबर होता है दूरी बटे समय फार्मूला, ठीक है। चाल दिया था x + 20 10/3 और 8/60। आप ये कर लोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 किलोमीटर/आवर। देखो मैं यहाँ पर ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर दिखा दे रही हूँ सोल्यूशन। आप समझ गए होगे। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हो रहा है तो एक बार पास करके आप थोड़ा अच्छे से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 113वें का हमारा क्या निकल के आया है? 113 का आपका आ गया बी नंबर। 113 का बी नंबर जो है वो सही है। अब देखो दूसरा दिया हुआ है 27/20 एंड 27/10 = 3/k। तो k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दो, सबसे पहले तो बेस सबका सेम कर दो। जो 27 है ना, 27 को आप 3/³ कर सकते हैं, राइट। तो 3 3 × 9 3 × 27 होता है, तो 3/³ कर दोगे और उसकी पावर में अगर 20 है तो फिर कितना हो जाएगा, उसको थोड़ा सा अलग करो। एक बार मैं दिखा भी देती हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ भी जाओ, ठीक है। अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड। 114 में देखते हैं, ये है। आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, बेस को सेम कर लो। 3/3/20 एंड 3/3/10 = 3k, ठीक है। अब आप इसको जो है सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 30, ठीक है। तो 114 का क्या आया है? डी। 114 का डी यहाँ पर देख लो एक बार से, ठीक है।
115 में आ जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि पी और क्यू क्रमशः 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और आधे हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके अंशों का अंतर 47 रुपये है तो लाभ कितना है। ठीक है, अब लाभ निकालने के लिए पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। 115 नंबर में आ जाते हैं। एक बार हम इसके सोल्यूशन को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 115 नंबर ये है। ठीक है, तो लाभ बराबर हम क्या कर देंगे, पूंजी इंटू समय। तो पी और क्यू का जो रेशियो दिया है वो 1400 1800। यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, यानी आ गया 7:9। अब देखो, अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 7x/2 रेशियो 9x डिवाइडेड बाई 2। अब प्रश्न जो क्वेश्चन के अनुसार अगर आप देखो तो 9x/2 माइनस 7x/2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 47। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ गई 47। अब p और q का कुल लाभ हमें निकालना है, तो 7x + 9x रेशियो ये था ना, 9 और 7, तो इन दोनों को ऐड किया तो 16x। अब 16x की वैल्यू थी 47, यानी 16 × 47 तो 752 जो है वो आ जाएगा आपका आंसर। तो 115 का आपका जो है वो ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 115 का ए एक बार टिक कर देते हैं, 115 का ए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जो है ये टिक कर देना है 115 का ए। ठीक है, 752। 116 में आते हैं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। इसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका, एक बार देखेंगे आप और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब चाल निकालने के लिए हमें रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड कर देना होगा। तो 120 है रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 100 है, और समय कितना लग रहा था 10। इसको आपने सॉल्व कर लिया तो आ गया 79.2, यानी 116 का जो है वो आ जाएगा ए। 116 का ए यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं 116 पर ए। ठीक है, 117 में आ जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्याएं 1365 से भिन्न होती हैं। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 6 और 15 प्राप्त होती है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। आपने ना रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, रिमाइंडर थ्योरम वही यहाँ पर जो है वो लगा देना है। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर आपने बड़ी संख्या पता नहीं है x मान लो, तो छोटी संख्या ऑफकोर्स x माइनस 1365 आ जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। आपने हिंदी या इंग्लिश किसी में भी जो है वो पढ़ा होगा। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो x की वैल्यू जो है आपके निकल के आएगी 1365, यानी 117 का आ जाएगा डी, 117 का डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 117 का डी। देखो, मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रही हूँ, मैं स्पीड में बोल भी रही हूँ ताकि जो है हम ज़्यादातर क्या करते हैं ना, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और ज़्यादातर हम क्या करते हैं 0.25 0.3 यानी कि दुगना तिगुना स्पीड करके देखते हैं। मैं खुद भी देखती हूँ अगर कुछ भी देख रही होती हूँ तो। ठीक है, तो मैं वही बस यहाँ पर सोच रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, 118 में आ जाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, कल मैंने एक क्वेश्चन बोला था और उसको मैंने ना गलत बोल दिया था। स्टेशनरी को मैंने जो है वो बहुत ही मतलब उसका अपोजिट मीनिंग बोल दिया था, और ऑप्शन सी जो था उसका सही था। तो जो है वो आप सही कर लेना। हो जाता है कभी कभी हम जब ज़्यादा जल्दी में होते हैं या फिर बोल रहे होते हैं तो। और थैंक यू जिसने भी बताया था, 2 लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया था, तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ना थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व किया करिए और थोड़ा मुझे बताया करिए अगर कहीं भी कुछ भी, और अपना फीडबैक आप ना ज़रूर दिया करिए मुझे। ये आसिता जी थी और देव डांगी जी थे, तो थैंक यू वेरी मच दोनों लोगों को, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। और हाँ, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके आप बता दोगे तो फिर बेटर होगा, ताकि सभी लोग, मैं अगर पिन भी कर दूंगी तो वो सही होगा। 118 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट में पी से क्यू की यात्रा करता है और वह अपनी चाल को बढ़ाकर 60 किमी प्रति घंटा करता है और 20 मिनट में अपने गंतव्य आर तक पहुँच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो 118 का, अब इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए तो आएगा नहीं। 118 में आ जाते हैं, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ डायरेक्टली आपको। 118 में आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था स्पीड 50 किलोमीटर प्रति पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम दिया था 30 मिनट एंड 20 मिनट। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, औसत जब भी हम निकालते हैं तो कुल करते ही हैं, यानी टोटल डिस्टेंस जो भी रहेगा उसको टोटल ऊपर टोटल नीचे। तो ये हमारा देखो 50 था,
ये 15 to 30/60 ये हमने चेंज भी कर लिया, चेंज भी करना जरूरी है ना। 60 + 20, 60 × 20/60, और ये इन दोनों को भी ऐड कर लिया 30 + 20 / 60, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 25 + 20, और फाइनली इसका आंसर जो है निकल के आएगा 54 km/h। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, ये 118 का जो है वो बी है, 118 का बी मैं मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पर, 118 का बी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 119 में देखते हैं, यहाँ पर दिया था पी एक व्यवसाय में 3500 निवेश करता है, 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उसके साथ जोड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश याद कीजिए, ठीक है। तो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं 119 का, ठीक है। 119 का यहाँ पर देख सकते हो आप, मान लो कि निवेश जो है वो x है, तो p और q के लाभ का अनुपात यानी 3500 × 12, और x हमने दूसरा माना था तो x × 7, तो आ जाएगा आपका 6000:x। अब अगर क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे तो ये आप कर लोगे, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 9000, यानी कि 119 का आपका सी आ जाएगा, 119 का आपका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 119 का सी। 120 में आ जाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि ABC एक वृत्त पर स्थित 3 बिंदु है जहाँ BC व्यास है, AC BC 5√2 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इट मीन्स आपका ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया। यहाँ पर जो भी दिया हुआ है 5√2 ये हमने लिख लिया। अब जानते हो कि वृत्त अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो समकोण होता है। ये वाला एंगल अगर आप देखने की कोशिश करो ना तो यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगा दो, पाइथागोरस लगाओ और आपका हो जाएगा BC 10 सेंटीमीटर। अब जानते हो कि वृत्त की त्रिज्या आपका ये हो जाएगा, अगर ये BC जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो उसका आधा हो जाएगा, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर जो है वो राइट आंसर होगा। 120 का जो है वो बी होगा, मैं यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ, 120 का बी जो है वो सही हो जाएगा। तो होप आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, ये सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा। 2 पार्ट में हमने टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे चैनल पर 75% लोग जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ 25% जो है वो सब्सक्राइब किए हैं। तो प्लीज़ जो है आप ना सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, तो इससे थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ, हम जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।